रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन लाइव आया और हमेशा जब भी लाइव आता हूं तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है और कल के दिन भी ऐसा ही देखने को मिला। जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं लाइव आऊँगा, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बोला कि सर, जो आप लाइव आया करें तो कम से कम एक दिन पहले बता दिया करें। तो ये मुझसे मिस्टेक हुई और मैं आगे से इन चीज़ों पर ध्यान रखूँगा। लेकिन जो भी लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, मैं उनको एक बार यहाँ पे कंफर्म करके बता दूँ, मंथ का जो लास्ट डे होता है, यानी आज 1 तारीख हो गई है, तो इस महीने का जो लास्ट वाला दिन होगा उस दिन हम लोग लाइव आएंगे। हर मंथ हमारा यही रूटीन चालू रहेगा और इसी रूटीन से हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि मंथ में हम पूरा मंथ वीडियो बनाते हैं, तो लास्ट वाले दिन आप लोगों से बातचीत हो जाती है। तो कल के दिन लाइव में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर, एक सी सेम पैटर्न की कहानी सुन सुनकर थोड़ा बोर हो गए, कुछ ऐसी मिस्टीरियस कहानी सुनाइए कि जिसको सुनकर ऐसा लगे कि शायद हमने इस तरीके की कहानी पहले कभी नहीं सुनी है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हमें देखने को मिली और इसी वजह से मैंने आज इस कहानी को चुना भी। दरअसल दोस्तों, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग जैसे ही वीडियो को प्ले करते हैं तो अपना एक प्यारा सा लाइक किया करें और कमेंट्स वीडियो को सुनने के बाद में किया करें। ऐसा नहीं कि पहले ही कमेंट्स कर दिया। आप वीडियो को सुनने के बाद में आपको वीडियो के अंदर कोई खामी, कोई गलती या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप देख के अगर सारी चीज़ें करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे उसे अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो देख के ही देंगे ना, तो आप लोग राय दीजिए और जो सुधार होगा वो मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँगा। दरअसल बात करूं दोस्तों आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कभी गए होंगे आप, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन हर जगह पर लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ के जो लोग हैं वहाँ का, उनका नेचर वाकई काबिल तारीफ़ है। अब दोस्तों, इसी लखनऊ में एक जगह लगती है विकास नगर सेक्टर 2। इसी विकास नगर सेक्टर 2 में एक व्यक्ति रहा करते हैं, एक परिवार रहा करता है। इनका नाम है महमूद अली खान। अच्छा, जो महमूद अली खान है ये इंडियन ऑयल के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो इस वजह से जब ये इतनी बड़ी कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी है, उसके रिटायर्ड अफसर हैं, तो ऐसे में इनका अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते, इज़्ज़त करते, चारों तरफ इनका बोलबाला। और इनकी एक पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी। जो एक बेटी थी उसकी शादी हो चुकी थी और वो नोएडा में रहती थी। बाकी 2 बेटे थे, यानी परिवार में पैसा था, खुशियाँ थीं, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थीं। परिवार में जो लोग थे वो पैसा कमाते, उन पैसे से परिवार का जो भरण पोषण था ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अच्छा, ये जो परिवार था काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार था, इसलिए ये परिवार ज़्यादातर लोगों से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ भी नहीं रखता था, क्योंकि आमतौर पर जो सही लोग होते हैं वो कई कबार ज़्यादा लोगों में उठना बैठना नहीं करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि इस घर का जो बड़ा बेटा सरफराज था वो LLB कर चुका था और जज बनने की तैयारी कर रहा था। परिवार वालों को भी ऐसा अंदाज़ा था कि सरफराज जो है LLB कर चुका है, जज का एग्ज़ाम क्रैक करेगा, आने वाले समय में वो जज बन जाएगा। दोस्तों, जो बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो कि नोएडा में थी। अच्छा, बेटियों की शादी होती है तो शादी होने के बाद में जो बेटियों का एक काम रहता है वो ये रहता है कि वो अपने माता पिता को अक्सर कॉल कर उनकी खैरियत मालूम करती है। इसीलिए 6 जनवरी साल 2022 को ये जो लड़की थी ये अपने पिता महमूद अली खान को कॉल करती है, लेकिन जो नंबर था वो नंबर लगता नहीं है। फिर ट्राई करती है, फिर नंबर नहीं लगता है, फिर ट्राई करती है, फिर नंबर नहीं लगता है, फिर अपने भाई का नंबर ट्राई करती है। लेकिन जैसे ही भाई का नंबर ट्राई करती है कि इसी बीच में अपने पिता के मोबाइल से, यानी उनके व्हाट्सएप से एक मैसेज पाती है अपने व्हाट्सएप पर, और उस मैसेज में लिखा होता है कि बेटा, हम लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे हम लोग जम्मू पहुँच चुके थे और हम लोग कश्मीर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। तो रोड पर कोई पहाड़ की चट्टान गिर गई है जिसकी वजह से हम लोग फंस गए। अच्छा, यहाँ पर पहाड़ों में नेटवर्क भी नहीं है। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है, तो मैसेज तुम्हें पहुँच जाएगा जब नेटवर्क आएंगे, लेकिन तुम परेशान मत होना, हम लोग ठीक हैं। अच्छा, जब बेटी इस तरीके का मैसेज पाती है पिता के मोबाइल से तो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। 1-2 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद मोबाइल लगाती है अपने पिता का, लेकिन मोबाइल फिर से नहीं लगता है। लेकिन फिर 14 जनवरी को एक फ़ोटो इस लड़की के मोबाइल पे आता है, इसके ही पिता के व्हाट्सएप से, एंड उस फ़ोटो के नीचे ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और हम लोग ठीक हैं। लेकिन ये मैसेज इस तरीके से टाइप हुआ था कि जैसे मानो उसके पिता ने मैसेज ना किया हो, बल्कि इस लड़की के छोटे भाई साबेश ने ये मैसेज किया हो। और उसमें लिखा था कि तुम परेशान मत होना, हमने किसी से हॉटस्पॉट लो कि तुम्हें मैसेज कर दिया है, क्योंकि तुम लगातार परेशान हो रही हो। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस ठीक हैं।
लेकिन बस थोड़ा सा फंस गए थे। अच्छा, जब ये लड़की इस तरीके का मैसेज पाती है अपने पिता के मोबाइल से, और ऐसा लगता है देखने में कि जैसे छोटे भाई ने मैसेज किया हो, तो जब मैसेज इसको डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद में ये लड़की वापस से मैसेज करती है कि चलो ठीक है, अभी नेटवर्क में है तो कुछ खैर खबर ले लेती हूँ। लेकिन जब ये इधर से मैसेज करती है तो नेट ऑफ, यानी लड़की समझ जाती है हो सकता है कि नेटवर्क गायब हो गया। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने पिता, अपनी माँ और अपने भाई को लेके। लड़की को ऐसा लगता है कि कहीं बड़ी मुसीबत में उसके माता पिता फंस गए। ऐसे में कौन उन तक मदद पहुंचाए, कौन क्या करे। इसलिए ये जो लड़की थी अपने बड़े भाई सरफराज को कॉल करती है। सरफराज जो कि LLB कर चुका है, जज बनने की तैयारी कर रहा है। सरफराज को कॉल करने के बाद में कहती है कि भैया, माँ और बाबा और जो भाई है वो लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए हुए हैं और उनसे किसी भी तरीके की कोई फ़ोन पे कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। 2-1 बार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं, उन्होंने बताया है कि वो लैंडस्लाइड हो गया है रोड पे, तो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब ऐसे में जो भाई होता है सरफराज, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग जम्मू के लिए निकले हैं, लेकिन फंस गए हैं, इसके बारे में मुझे अभी पता चला। लिहाजा सरफराज और उसकी बहन ये दोनों अपने माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब परेशान होते भी हैं, लेकिन करें तो करें क्या, कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग लखनऊ में बैठे हुए थे और उनके जो माता पिता हैं वो जम्मू कश्मीर में। एक लंबा डिस्टेंस, तो कैसे दूर कर कैसे मदद, कैसे सारी चीज़ें की जाएँ। लेकिन यहाँ पर ये जो वकील था जिसका नाम सरफराज और इसकी जो बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो नोएडा में रहती थी, ये दोनों बहन भाई परेशान तो होते हैं, लेकिन उसके बाद में ये लोग मीडिया और न्यूज़पेपर का रुख करते हैं और पुलिस की मदद लेते हैं। ये लोग न्यूज़पेपर में लिखवाते हैं, बाकायदा छपवाते हैं, ताकि उनकी जो बात है प्रशासन तक पहुंच सके कि कैसे उनके माता पिता जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे एंड वहाँ पे जाने के बाद में वो वहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाने की वजह से फंस गए हैं। अच्छा, जब ये दोनों भाई बहन इस तरीके से खबर को सर्कुलेट करते हैं तो ये बात वहाँ के SP साहब तक भी पहुँचती है। अब जब SP साहब तक बात पहुंचती है तो वो इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया जो महमूद अली खान थे ये इंडियन ऑयल के रिटायर्ड अफसर थे, तो इनके पास में अच्छा पैसा, अच्छा नाम, अच्छा रुतबा था। तो ऐसे में जो SP साहब होते हैं वो भी इस मामले में संज्ञान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से इस मामले को लेते हैं। एंड उसके बाद में इनकी फ़ोटोग्राफ्स जो थी वो जम्मू कश्मीर के जो आला अफसर वहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है और उनके साथ में तस्वीर शेयर की जाती है। महमूद अली खान, उनकी वाइफ, छोटा भाई जिसका नाम साबेस एंड उसकी पत्नी, ये चारों के चारों लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे एंड वहाँ पर कहीं लैंडस्लाइड हो गया जिसकी वजह से ये लोग फंस गए हैं, वहाँ पे अचानक से गायब हो गए, परिवार वालों का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो लिहाजा तुम देखने की कोशिश करो कि इस शक्ल के कोई लोग यहाँ पर आए थे, कहाँ पर वो लोग रुके हुए हैं, किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में, तो एक बार पता लगाइए। अच्छा, जम्मू कश्मीर के जितने भी आला अधिकारी थे, जब यहाँ से लखनऊ से पुलिस ये बात कहती है तो वो लोग अपने काम में लग जाते हैं, ढूंढने के लिए लग जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर के जितने भी आला अधिकारी हैं वो ढूंढ रहे हैं, लगातार ढूंढ रहे हैं, कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं से भी उनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद में 15 जनवरी साल 2022 का दिन आ जाता है, क्योंकि 6 जनवरी वाले दिन से ये बात है और 14 जनवरी को फ़ोन किया था, लापता थे, 15 जनवरी आ जाती है। तो 15 जनवरी को दैनिक जागरण के एक पेज पर इस परिवार के बारे में छप जाता है और बताया जाता है कैसे महमूद अली खान, उनकी वाइफ और उनका बेटा साबेस एंड उसकी वाइफ, ये सारे के सारे लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया और वहाँ पर ये लोग फंस गए। अब ना परिवार वाले इनके संपर्क में आ पा रहे हैं, ना इन लोगों का कहीं पर कोई पता है, और दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उनको भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। अच्छा, दैनिक जागरण में जब इन लोगों के बाकायदा फ़ोटोग्राफ्स, नाम, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसके बाद में ये बातें जो थी वो शहर के अंदर भी फैलती हैं। तो पुलिस महकमे के पास में पुलिस महकमे से ही एक फ़ोन आता है और वो पुलिस महकमे से जो फ़ोन किया जाता है वो पुलिस वाले जो होते हैं वो बताते हैं कि साहब, ये जो फ़ोटोग्राफ्स दैनिक जागरण में छापे गए हैं कि कश्मीर में ये लोग घूम हुए, इसी चेहरे की मिलती जुलती हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं लखनऊ के ही अंदर। एक 6 तारीख को मिली, एक 8 तारीख को मिली, एक 13 तारीख को मिली, लेकिन सेम के सेम यही लोग हैं, ऐसा देखने से प्रतीत पड़ रहा है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये सूचना मिलती है तो पुलिस वालों की एकदम से हालत ख़राब कि हम जिन 3 लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर ढूंढ रहे हैं और वो लोग तो उनकी जो डेड बॉडी है वो तो लखनऊ के अंदर मिली है, यानी हमारे शहर के अंदर। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली कि लखनऊ के ही अंदर डेड बॉडी है, लिहाजा पुलिस वहाँ पर पहुँचती है जो एड्रेस बताया गया था। दरअसल जो लाशें मिली थी उन लाशों को मिलने का ये हिसाब था कि जो पहली लाश मिली थी वो 6 तारीख को मिली थी। तकरीबन 6 बजे के आसपास लखनऊ के अंदर एक थाना पड़ता है इटौजा थाना, इसी इटौजा थाने में ये डेड बॉडी मिली थी। एंड डेड बॉडी जो थी वो इस तरीके से थी, उसके गले को किसी ने तेज़ धारदार हथियार से रेत दिया था। उसके बाद में 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है, ये दूसरे थाने में मिलती है मलिहाबाद में, और इस डेड बॉडी का भी जो गला था सेम तरीके से रेता गया था। और ये जो लाश थी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की थी,
उसके बाद में 13 तारीख को एक लाश मिलती है और ये एक महिला थी और इसकी भी जो गर्दन थी वो सेम तरीके से रेती गई थी। लेकिन दोस्तों 6 तारीख को जब डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद 8, उसके बाद 13 को, तो पुलिस ये इंतज़ार कर रही थी किसी की गुमशुदगी की, किसी की कोई रिपोर्ट लिखाई गई होगी, पुलिस को पता चलेगा, कोई आएगा डेड बॉडी क्लेम करेगा, हम लोग परिवार वालों को सौंप देंगे, उसके बाद छानबीन करेंगे। लेकिन 6 गुजर जाती है, 8 गुजर जाती है, 9 गुजर जाती है, 10 तारीख, 11, 12, 13, 14, 15, यानी ऑलमोस्ट 15 जनवरी साल 2022 आ जाती है। और 15 जनवरी साल 2022 को जब दैनिक जागरण के पेज पर इन सारे ही लोगों की, जो लोग गुमशुदा थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स छपती है, तो उसके बाद में आखिरकार पुलिस को ये पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसकी हैं और यहाँ पर किस तरीके से इनको मार कर डाला गया है। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं कि इस तरीके से डेड बॉडी मिली, तो पुलिस कम से कम इन डेड बॉडीज़ को, पहले तो उन्होंने मोर्चरी स्टेशन पे रखा हुआ था कि कोई लावारिस डेड बॉडीज़ को आए, क्लेम करे, हम परिवार को सौंप दें, लेकिन ये सारी की सारी डेड बॉडीज़ जो थी वो लावारिस की तरह ही रखी गई थी। अब लिहाजा जो एसपी और कमिश्नर सारे लोग जो थे वो डेड बॉडीज़ को चूँकि पहचान लेते हैं, डेड बॉडी के पोस्टमार्टम कराए जाते हैं और उसके बाद में अब इस पूरे केस की छानबीन शुरू की जाती है। दोस्तों पुलिस वालों के लिए ये मामला इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि पुलिस वाले जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर ढूंढ रहे थे, उनकी डेड बॉडीज़ तो उनके ही शहर के अंदर मिली थी, यानी लखनऊ के ही अंदर मिली थी। ऐसे में पुलिस वाले अब इस पूरे केस को छानने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। सबसे पहले पुलिस को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी जो बेटी है वही बार बार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रही है, वही बार बार पुलिस थाने में फ़ोन करके कुछ कह रही है, तो ऐसा तो नहीं कि जो बेटी है उसका ये हाथ हो और वो हमें उलझाने के लिए जम्मू कश्मीर बोल रही है, और जबकि डेड बॉडी तो यहीं मिली है। यानी बेटी ने जम्मू कश्मीर बोला तो इसके आधार पर बेटी से पूछताछ की जाती है, और जब बेटी से पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद यहाँ से कुछ संदिग्ध मिले, जिसके बाद में पुलिस वाले अपनी छानबीन बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब यहाँ से इस लड़की से पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। अब यहाँ से पुलिस वाले सोचते हैं कि जो इनका बेटा सरफराज है, एक बार उससे पूछताछ कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले थोड़ा सा सतर्क होते हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि सरफराज को हम लोग डायरेक्टली ना पूछताछ के लिए बुला के हम लोग उसके मूवमेंट्स को एक तरीके से उस पर नज़र रखें। तो सबसे पहले सरफराज की ट्रैवल हिस्ट्री, उसके मोबाइल की लोकेशन, ये सारी चीज़ें जब खंगाली जाती हैं तो पुलिस को यहाँ से एक बड़ी अजीब बात पता चलती है। पुलिस को ये पता चलता है कि सरफराज जो है वो 13 तारीख को बाई फ्लाइट जम्मू गया था और 14 तारीख को लौट आया था। अब इस तरीके से सरफराज जम्मू गया अपने माता पिता को ढूंढने के लिए, अगर वो गया तो 13 तारीख को गया था तो 14 को लौट कैसे आया, क्योंकि 2-4 दिन तो वहाँ पर ढूंढे गई। और अगर सरफराज जम्मू नहीं गया था तो फिर कौन गया था। अब यही सारी चीज़ें जब पुलिस को संदिग्ध लगती हैं तो पुलिस जो थी वो सरफराज को उठा लेती है। अब पुलिस वाले जब इस सरफराज को उठाकर पुलिस थाने लाने के बाद में जब इससे इसकी माँ, इसके पिता और इसके भाई के कत्ल के बारे में पूछताछ करते हैं तो सरफराज रोने लग जाता है। एंड सरफराज कहता है कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि मेरे पिता और मेरे भाई और मेरी माँ का कत्ल हो चुका है, एंड तुम उसके बारे में, मेरे पिता और मेरी माँ, मेरे भाई की हत्या के बारे में मुझसे ही पूछताछ कर रहे हो, तो ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। बेहतर ये होता है कि मुझको मौत आ जाती। अब जी पुलिस को एक तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इस व्यक्ति से सिर्फ एक ही बात पूछती है, अच्छा ये बताओ कि 13 तारीख को तुम जम्मू क्यों गए थे, और 13 तारीख को अगर जम्मू गए थे तो फिर तुम 14 को लौट क्यों आए। जब ये बात पुलिस बार बार इससे पूछती है, बार बार इसे अपने सवालों में उलझाती है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। एंड उसके बाद में सरफराज पुलिस के सामने टूटता है, एंड टूटने के बाद में कहता है कि मैंने ही अपनी माँ, अपने भाई और अपने पिता का कत्ल किया है। अब पुलिस पूछती है कि कत्ल क्यों किया है, क्या रीज़न था, तो ये व्यक्ति सरफराज बताता है कि दरअसल उसके जो पिता थे ये बहुत ज़्यादा पक्षपाती व्यक्ति थे। पक्षपाती मतलब उसके जो पिता थे वो घर के छोटे वाले बेटे से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं किया करते थे। एंड ये एक वजह ये भी बताता है कि मेरे जो पिता थे वो चाहते थे कि मैं भी इंडियन ऑयल में नौकरी करूं, लेकिन मैंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर LLB की पढ़ाई करी और अब जज की तैयारी कर रहा था। तो ऐसे में मेरे पिता मुझसे नाराज़ रहा करते थे और यही वजह थी कि मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपने पिता का कत्ल कर दिया। अच्छा, पुलिस को ये बातें बड़ा अजीब लगती हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस इसे पूछती है कि देखो ये तो कोई मोटिव नहीं है कत्ल करने का, लिहाजा बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए भी कि तुम सच सच पुलिस को बता दो कि आखिरकार तुमने कत्ल क्यों किया है। तो उसके बाद में ये जो सरफराज था ये पुलिस के सामने पूरा सच बताता है, और ये जो पूरा सच बताता है दोस्तों वो सच ऐसा होता है जो मानवता को, इंसानियत को, रिश्तों को कुछ इस तरीके से शर्मसार करता है कि इंसान का जो सर होता है वो शर्म से झुक जाता है।
दरअसल ये सरफराज बताता है कि मैंने अपनी पिता के और माँ के और भाई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी। जब मैंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की तो जो मेरे पिता थे ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पिता मुझसे नाराज़ हो गए, भाई नाराज़ है, माँ नाराज़ है। तो ऐसे में अगर मेरे पिता मुझसे नाराज़ रहेंगे तो सारी प्रॉपर्टी वो मेरे छोटे भाई के नाम पे कर देंगे। करोड़ों अरबों की संपत्ति है और अगर ये करोड़ों अरबों की संपत्ति मेरे भाई के नाम चली गई तो फिर मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने इन तीनों के कत्ल की प्लानिंग कर डाली और सबसे पहले 5 जनवरी को मैं अपने घर पहुंचता हूं तकरीबन 90 नींद की गोली लेकर। 90 नींद की गोली लेकर ये अपने घर पहुंचता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 90 नींद की गोली अगर कोई वैसे ही खा ले तो वो वैसे ही मर जाएगा। ऐसे में ये 90 गोली उस खाने में डाल देता है जो परिवार खाने वाला था। उसके बाद में जैसे ही परिवार उस खाने को खाता है, परिवार को तुरंत नींद आ जाता है, बेहोशी तारी हो जाती है। अच्छा, इस पूरे काम को करने के लिए सरफराज ने एक सफाई कर्मी से भी कांटेक्ट किया था, उसको अपने प्लान में शामिल किया था। जब पूरा परिवार सो जाता है तो पहले अपने बाप का गला रेतता है, उसके बाद में माँ का गला रेतता है, उसके बाद में भाई का गला रेतता है और सबसे पहले डेड बॉडी अपने भाई की 6 तारीख को जो इटोजा थाना है वहाँ पर फेंकता है। अब इसलिए इसने इटोजा थाने में ये डेड बॉडी फेंकी थी ताकि ये जो पूरा केस है ये इटोजा थाने के अंतर्गत आए। उसके बाद में 6 तारीख से ये 2 दिन का और वेट करता है। 8 तारीख को अपने पिता की जो डेड बॉडी है ये मलिहाबाद में फेंकता है। उसके बाद में थोड़ा और वेट करता है 5 दिन के आसपास और जब इसकी माँ की डेड बॉडी से बदबू सी आने लगती है तो उसके बाद में 13 तारीख को माँ की डेड बॉडी दूसरे थाने में फेंकता है। ये प्लानिंग इसने इसलिए की थी ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये मामला जो है अलग अलग थाने का है, तो पुलिस वाले इस पूरे केस को जोड़ के इन्वेस्टिगेशन ना करें। एंड दूसरी तरफ इसने अपनी पूरी पढ़ाई का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये पेशे से एक वकील था, जज की तैयारी कर रहा था। तो इसने पुलिस कंप्लेंट ये लिखाई थी कि उसके जो माता पिता हैं वो जम्मू घूमने के लिए गए हैं। अच्छा, जम्मू 13 तारीख को ये इसलिए गया था ताकि वहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स ये क्लिक कर सके और उन्हीं फ़ोटोग्राफ्स को ये अपने पिताजी के मोबाइल से अपनी बहन के मोबाइल पे भेज रहा था ताकि उसको ये लगे कि पिताजी जम्मू में, एंड लोकेशन भी जम्मू की बताए। तो इस तरीके से इसने प्लानिंग की थी। एंड दोस्तों, यहाँ पर ये अपने प्लान में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और इसने न्यूज़पेपर में अपने माता पिता और माँ की जो है वो फ़ोटोग्राफ्स जो थी वो सर्कुलेट करा दी और इस वजह से ये मामला उस पुलिस के पास पहुँच गया जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी और उन्होंने उनके फ़ोटोग्राफ्स देखकर तुरंत इन तीनों की शिनाख्त कर ली। बहरहाल दोस्तों, ये एक ऐसा लड़का था, लखनऊ का ट्रिपल मर्डर इसी घर के बेटे ने किया था और ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरे भारत के अंदर सनसनी मचा दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, मेरे सुनाने का तरीका पसंद आया होगा और आप लोग इस कहानी के बारे में अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं और जो भी आप लोग बोलना चाहें, कोई कमी, कोई मैसेज मुझे देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मोहम्मद हाशिम हैं जो हार्ड बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान लिखते हैं, कहानी बहुत अच्छी लगी मलिक भाई। तो एक खान जी शुक्रिया आपका। एक खान आगे लिखते हैं, गुड स्टोरी भाई। तो एक खान जी शुक्रिया आपका। एमडी कासिम में लिखते हैं गुड स्टोरी। तो एमडी कासिम जी शुक्रिया मेरे भाई। देव कुमार जी लिखते हैं लाइव में अच्छा लगा जी। तो देव कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। गुंडनवाल लिखते हैं समय का अभाव होने के बावजूद भी आपने कहानी सुना दी जी। गुंडनवाल जी, ये सब आप लोगों का प्यार है। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई। तो नसीर अहमद जी शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में सुल्त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रीनू सुल्त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में कुक विथ 1286 करके लिखते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करिएगा, यानी शायद ये मेरे उस जो वाइट स्पॉट है उसकी बात करेंगे। तो कुक विथ आप जो भी हैं मुझे इंस्टाग्राम पर एक बार रब्ता कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर लीजिए, मुझे आप बता दीजिए क्या करना है मुझे। देव कुमार जी लिखते हैं, मैं लाइव में देरी से आया भाई, सॉरी भाई, काम कर रहा था, टाइल्स ग्रेनाइट फिक्सिंग का मिस्त्री हूँ, अभी अहमदाबाद में हूँ और बहुत गर्मी है यहाँ पर। जी भाई, अहमदाबाद में बहुत गर्मी है। लईक अब्बास लिखते हैं, लाइव आने से पहले एक दिन बताया करो। जी लईक अब्बास जी, मैं आगे से कोशिश करूँगा। इंटरटेनमेंट करके आईडी लिखते हैं, भाई यार आप स्टोरी में अपना पर्सनल स्टोरी क्यों डाल देते हो। तो इंटरटेनमेंट जी, ऐसा नहीं है भाई, जो कुछ होता है वही बताता हूँ आपको। उसके बाद में कुक विथ करके लिखते हैं, बढ़ ही नहीं सकता है, एक आंख बंद करके यकीन करिए, जीवन में कभी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ आपको 1 मंथ मेडिसिन खानी है। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मिलिएगा। उसके बाद में कुक विथ करके लिखते हैं, मैं गारंटी लेती हूँ। तो जी बहन, आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मिलिएगा, आपका 100% जो वाइट दाग है वो रुक जाएगा, सिर्फ 1 मंथ की दवा, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके मैसेज का इंस्टाग्राम पे इंतज़ार करूँगा। मंसूरी भाईजान हैं जो लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।